कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा रोज बरोज वसी होता जा रहा है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के 140 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में 21 लोगों में ओमिक्रॉन की मुस्बत अलामतें पाई गई हैं। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा, दिल्ली में 20 से ज्यादा, जबकि राजस्थान में 17 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मरकज और रियासती हुकूमतों ने एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की आवाम से अपील की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, कोरोना का भी खतरा कम नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था कि नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में 20 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल 10 से ज़्यादा जो केस थे वो दिल्ली में ओमिक्रॉन के पाए गए थे। और दिल्ली के जो अस्पताल है दिल्ली सरकार का LNJP, वहाँ पे सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन के जो भी केस पाए जा रहे हैं उसमें एक खास बात जो है वो सबकी ट्रेवल हिस्ट्री बताई जा रही है, यानी कि हर जो मरीज है वो कहीं बाहर से आया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से ये जो ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उस पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके के लक्षण नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब लक्षण नहीं आएंगे तो लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें जो भी केस आए हैं वो सब एयरपोर्ट पे सबकी टेस्टिंग हुई थी और टेस्टिंग होने के बाद में जो RT-PCR था वो निगेटिव आया था। लेकिन उसके बाद जब उसकी वो की गई तो उसमें इन ओमिक्रॉन के केस जो कंफर्म हुए हैं, उसके बाद ये लगातार जो केस है इंडिया में, भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं। 100 के करीब एक केस पहुंच चुके हैं। और साथ ही अगर मैं सरकार की वो बात करूं कि सरकार ने किस तरीके से तैयारियां की हैं, तो सरकार ने सभी अस्पतालों में, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पताल हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में एक जो वार्ड है उसको रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से मरीजों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से जो ये केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो सभी अस्पतालों में जो वार्ड है कोविड का उसको रिजर्व कर दिया गया है। ऑक्सीजन की कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ा था। तो इस बार सरकार पहले पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बिल्कुल प्रीति, एक सवाल ये भी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, चाहे वो केंद्र से हो चाहे स्टेट की जो हुकूमत होती है उनकी तरफ से, तो क्या ओमिक्रॉन को लेकर कोई अलग गाइडलाइन है या वही गाइडलाइन इसके लिए भी जो कोरोना के लिए थी? नहीं, इसके लिए कोई नई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं। बस इतना ज़रूर है कि मास्क लगाने पे कहा गया है कि मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और जो पहले का जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था वही प्रोटोकॉल है। हालांकि अभी जो है, अगर मैं बात करूं तो अभी लोग लापरवाह हैं, अभी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, इस खतरे को इतना वो भाप नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेकर ये ज़रूर चल रहा है कि अगर अब लोग मास्क नहीं लगाएंगे, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो जो जुर्माने की राशि है मास्क न लगाने पे, उसको बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर नियमों का लोग पालन नहीं करेंगे तो ये जो केस है ये लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये पिछले वाले डेल्टा जो वायरस था उससे 30 गुना ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 गुना ज़्यादा है। तो इसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा कर रही है, इंतज़ाम कर रही है कि ये जो वेरिएंट है इसको और ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोग जो भी बिल्कुल इसके लिए एहतियाती तदाबीर है उसको इख्तियार करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना के दौर में बताई गई थी उसको ही फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 89 ममालिक में ओमिक्रॉन की निशानदही की गई है और ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इन जगहों पर जहां कम्युनिटी के सतह पर इन्फेक्शन फैलाव ज़्यादा है, 1.5 से 3 दिन में इसके केसेस दुगने हो जाते हैं। WHO ने हफ्ते के रोज़ अपनी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया। मौजूदा आदादोशुमार को देखते हुए कहा गया है कि ओमिक्रॉन मुकामात पर डेल्टा वायरस से भी आगे निकल जाएगा, जहां कम्युनिटी के सतह पर इन्फेक्शन का फैलाव ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2021 तक WHO के तमाम 6 खित्तों के 89 ममालिक में ओमिक्रॉन फॉर्म की निशानदही की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
महकमे सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना मरीजों के 7,081 नए मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 264 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 7,469 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। ताहाल मुल्क भर में 3 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 83,913 मामला एक्टिव हैं। अब तक मजमूई तौर पर 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। कोरोना वबा से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने के लिए आवाम से बार बार अपील की जा रही है। दिल्ली की फ़ज़ा में कोई ख़ास बेहतरी नहीं देखी जा रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 290 रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुकामी अवाम को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली हुकूमत की जानिब से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां वह गोवा लिबरेशन डे पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। पीएम मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी गोवा को पुर्तगाली हुक्मरानी से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के जरिए चलाए गए ऑपरेशन विजय की आज़ाद पसंदों को खराज तहसीन पेश करेंगे। इसके अलावा वो तज़ीन व आराइश शुदा गोड्डा जेल में म्यूजियम, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी सेक्शन और न्यू साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत कई दीगर प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। यूपी में आज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू होने जा रही है। यह यात्रा 6 अजला से शुरू होगी, जहां बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर में इस जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, तो मथुरा में इस यात्रा का आगाज सीएम योगी करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह झांसी में यात्रा का आगाज करेंगे। फिर मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी बिजनौर में इसे शुरू करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा शुरू करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान बलिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मथुरा के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे, जहां तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। वहीं एबीवीपी के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगी, जहां वो ख्वातीन को राग़िब करने के लिए शक्ति संवाद करेंगी। अवामी जलसे से प्रियंका का खिताब होगा। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के तहत प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और खिताब भी होगा। वादे की प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव भी आज इंतखाबी सरगर्मियों में मशगूल रहेंगे। आज दोपहर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अभी मालूम नहीं हो सका है। वादे की समाजवादी पार्टी के विजय रथ के 8वें मरहले का ऐलान हो चुका है। ये विजय रथ 21 दिसंबर को मैनपुरी से एटा जाएगा। कोलकाता में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आज पोलिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोट डालने के लिए लोगों को कतारों में देखा जा रहा है। कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों के 144 वार्ड्स पे इंतखाबात का अमल जारी है। 4,959 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 21 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए 23,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सब ठीक है, सब कुछ ठीक से हो गया है। वोट कोई बात नहीं है, साफ सफाई वोट तो होना चाहिए। सब ढंग से हो गया है, कोई बात नहीं है। वोट डाल दिया? हाँ, हमने डाल दिया है वोट। इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या लग रहा है कि जो चुनाव हो रहे काउंसिलर अभी जो चुने जाएंगे, एरिया में क्या चाहिए आपको? साफ सफाई चाहिए, थोड़ा सही ढंग से साफ सफाई चाहिए। रास्ता घाट सब बहुत गंदा है, इस सब को होना चाहिए। इसी ढंग से वोट हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे पंजाब में असेंबली इंतखाबात से कबल एक बड़ा वाक़या पेश आया। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में एक शख्स दाखिल हुआ और तलवार उठाने की कोशिश की, जिसके बाद इस शख्स को पीट कर हलाक कर दिया गया। मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही तमाम सियासी जमातों ने इस वाक़े के पीछे साजिश का खदशा जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक नौजवान ने बेहुरमती करने की कोशिश की। एक चौंका देने वाले वाक़े में नौजवान ग्रिल फलांग कर गुरु ग्रंथ साहब के करीब पहुंचा और तलवार उठा ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया और फिर मुश्तइल लोगों ने नौजवान की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान नौजवान की मौत हो गई।
दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों ने अपनी बकाया तनख्वाह की अदायगी के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी टीचरों का कहना है कि इनकी 57 महीनों की तनख्वाहें बकाया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मदरसा टीचरों ने कहा कि इनके घर वालों की हालत खस्ता है, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, हम बीमारों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मदरसा टीचरों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर तालीम और वज़ीर अक़लियती उमूर से अपील की है कि उनकी तनख्वाहें जारी करवाएं। आज यौम अक़लियत यानी कि अल्पसंख्यक दिवस है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मदरसा टीचरों की तनख्वाह न मिलने का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। जंतर मंतर पर आज तमाम शिक्षक जो हैं 50,000 के करीब जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत काम करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी मांग को लेकर आए हैं कि 57 महीने से ज़्यादा हो गए, उनका जो पैसा है, उनकी जो सैलरी है वो नहीं मिली है, उसकी मांग करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव में लगातार गूंज रहा है। तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हाल है, किस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है, क्या कोई बदलाव आया? क्योंकि एक सरकार 2014 में बनी थी, उससे पहले भी सरकारें रहीं और अब दोबारा से चुनाव होने के बाद फिर सरकारें बनी हैं, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो 57 महीने का हमारा केंद्रांश है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हस्तक्षेप द्वारा जारी कराएं, क्योंकि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आज हम अपना अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी से मांगने आए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मांगने आए हैं, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से मांगने आए हैं कि हमारा 57 महीने का जो केंद्रांश है उसको जारी कर दिया जाए। हालात सर बहुत ही सर दर्दनाक हैं, बहुत ही दयनीय हालात हैं। हम लोग इस दयनीय हालात में किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं ये केवल हम ही जान सकते हैं, दूसरा कोई इसको जान नहीं सकता है कि जिसका 57 माह से पैसा बाकी रहेगा उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, और सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं अपना बकाया मानने के लिए मैं यहाँ धरने पे आया हूँ। मैं कई मरतबा लखनऊ में भी धरना दिया, कई मरतबा अपने जिलों में भी धरना दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। 57 महीने से अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो फिर आप इस नौकरी को छोड़ क्यों नहीं देते? सर छोड़ने का मौका कैसे दें? हमारा 57 महीने का बाकी, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, सरकार भी गबन कर जाएगी। मेरा जैसे तैसे परिवार चलता है, सामूहिक परिवार है, मेरा थोड़ा बड़ा भाई मेरा सपोर्ट करता है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका बैकअप मैं कहाँ से करूँ? और मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मैं अपने इलाज के लिए हर तीसरे में ऑपरेशन तो मैंने 6-7 लाख रुपए करा दिया, लेकिन डॉक्टर ने बुलाया हर 3 महीने में अपनी जांच के लिए। मैं जांच के लिए 30,000 रुपए किस तरीके से लाऊं? मैं इस उम्मीद में सरकार आज देगी कल देगी, इसी वजह में मैं किसी लेता हूँ, लेकिन अब देने वाला भी नहीं देता कि इसलिए कि तुम्हारा कोई उम्मीद नहीं है। अब सोच सकते हैं कैसे गुजारा चल रहा है। हम देश के ऐसे योजना में जुड़ गए हैं कि जिसका 57 महीने से मानदेय बकाया है। दुर्भाग्य हमारा कि इस योजना में हम मदरसे में काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनकी मांगे कब पूरी होंगी? क्या आज अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर इनकी मांगे किस तरीके से सुनी जाती हैं? कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के 2020 के अवार्ड के ऐलान के बाद माहिरीन उर्दू का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उर्दू के जानकार इसकी तारीफ कर रहे हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2020 के इनामात का ऐलान तो हो गया, लेकिन 2019 के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या 2019 के उर्दू एकेडमी के इनामात तकसीम नहीं किए जाएंगे? कल उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इनामात का ऐलान हुआ, बड़ी खुशी है और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों को इनामात मिले हैं, और ख़ास तौर से उर्दू एकेडमी के जो ओहदेदारान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ साथ में इस 2020 के ऐलान के इनामात के जो ऐलान हुए हैं उसके साथ उर्दू वालों को एक तशवीश हुई। हम तो 2 सालों की तवक्को कर रहे थे कि उन 2019 और 2020 के इनामात का ऐलान एक साथ होगा, और 2019 के जाहिर सी बात है पहले 2019 के इनामात का ऐलान होना चाहिए था, उसके बाद 2020 का होता, लेकिन पहले 2020 का हो गया तो ये तशवीश बढ़ गई क्या 2019 के लिए इनामात नहीं दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग मुतवक्के होते हैं और बहुत सारे हकदार हैं जिनको हक मिलना चाहिए उनका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।